आप देख रहे हैं आर्यन अभियान और हम बात कर रहे हैं बिहार और झारखंड पुलिस की कार्यक्षमता की। पीरबहोर थाना पटना का पुराना थाना है। इस थाने का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। पिछले साल यहां छत का एक हिस्सा टूटकर गिरा भी था। आज थाने का भवन बिना मरम्मत का है। यहां रहने वाले पुलिसकर्मियों की जिंदगी नरक भोगने की तरह हो चुकी है। सबसे दबा कुचला कौन है? सामाजिक क्षेत्र में तो इसकी खोज हो चुकी है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में इस सवाल का नया जवाब सामने आया है। इस सच्चाई से हम कराएंगे आपको रूबरू। इस तबके की सरकारी मजदूरी है 300 रुपए और काम 24 घंटा। एक दिन भी छुट्टी ली तो पैसा कटना तय। हमारे नजर में पूछिए तो हम होम गार्डों से बड़ा दलित कोई है ये नहीं है, जो मात्र 24 घंटा 300 रुपया के वेतन पर, अगर क्या नाम है कि हम 1-2 रोज घर जाते हैं तो पदाधिकारी लोग हाजिरी काट देते हैं। तो जान लिया आपने कि कौन है सरकारी तंत्र का महादलित। इनका रहन सहन देखकर इनकी जिंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीरबहोर थाना के परिसर में एक पुराना जर्जर मकान, दीवारें उखड़ चुकी हैं। मकान पर उगाया है पीपल का पेड़। पीपल की जड़ों से दरक गया है पूरा मकान। किसी कूड़ेदान की तरह बिखरा है कूड़ा। अब इस विश्राम गृह को देखिए। 1980 में जगन्नाथ मिश्र ने किया था उद्घाटन। 33 साल में ही इस मकान की आ गई गिरने की नौबत। ये उखड़ी और धंसी हुई छत कभी किसी हादसे की वजह बन सकती है। अब मिलिए होमगार्ड के इन जवानों से। जमीन पर बिछाया फटा हुआ बैनर, उसके ऊपर डाल दिया चादर या कंबल और हो गया बिस्तर तैयार। ड्यूटी से आने के बाद बर्तन साफ करो, फिर बनाओ खाना। हर रोज की यही कहानी है। 10 बजे रात से 6 बजे दिन तक एकदम वहाँ रहना है। अब फिर वहाँ से आ करके भी होता है तो चलिए, कभी थाना ड्यूटी में आदमी चल जाता है, कभी कैदी लेके चल जाता है। यह तो प्रॉब्लम है आपका, खाने पीने के वह है। रहने सहने का क्या प्रॉब्लम है? रहने सहने का देख ना रहे हैं कि धुआं में आदमी सुत रहा है। हम लोग नीचे में इस ठंड के मौसम में सोते हैं। पहला नंबर कुछ नहीं, अपना जो बिछावन है, 1-2 चादर उधर अपना घर से लाते हैं। हाँ, पोस्टर सोते हैं तो रात में क्या नाम है कि पोस्टर जो है हम लोग इधर उधर से चुन चान के लाते हैं, तो उसी पर बिछा करके हम लोग सोते हैं। नंबर 1 हुआ। दूसरा नंबर है हम लोग के लेटरिन बाथरूम जो है ये सब बहुत गंदा है। क्या पुलिस महकमे में कनीय कर्मचारियों की कोई अहमियत नहीं? होमगार्ड जवान जिस हालत में काम कर रहे हैं, क्या वो पुलिस महकमे के लिए शर्मनाक नहीं? राजधानी का प्रमुख थाना पीरबहोर थाना, उसके परिसर में रहने वाले पुलिसकर्मियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कब एक बड़े हादसे का शिकार इन पुलिस वाले हो जाएं, इन्हें शायद नहीं मालूम। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जब हमने जायज़ा लिया तो ये साफ हो गया कि यहाँ पर रहना बेहद मुश्किल है और कभी भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। अंग्रेज़ों के बनाए गए यहाँ पर जो पुलिस महल है, यानी खंडहर कह सकते हैं, उसमें पुलिस वाले रहने को मजबूर हैं और ड्यूटी भी 24 घंटा करना भी ज़रूरी है। लेकिन सरकार के कानों तक जू कब तक रेंगेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन हसन शाहिद के साथ आफ्ताब आलम, आर्यन न्यूज़, पटना। आपको इस रिपोर्ट को देखकर यह एहसास तो जरूर हो गया होगा कि भले ही भारत से अंग्रेज चले गए, भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन अभी भी गुलामी की दास्तां झेल रहे हैं बहुत सारे लोग, जिनमें निचले तबके के पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। होमगार्ड के जवानों का सबसे बुरा हाल है। 300 रुपया मानदेय प्रतिदिन, 24 घंटे ड्यूटी, 9000 रुपया महीना वेतन और एक भी दिन अगर एब्सेंट तो हाजिरी कट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुखी सिंह साहब, जो कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के मुजफ्फरपुर शाखा के अध्यक्ष भी हैं। क्या इससे भी ज्यादा बड़ी कोई ज्यादती या जुल्म हो सकता है इन गरीबों के लिए जो होमगार्ड के जवान के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं? होमगार्ड को जवानों का तो बुरा हाल है ही, बहुत ही बुरी हाल है।
उनको सरकार को चाहिए कि कम से कम वर्दी के नाम पर वर्दी सही हो, क्योंकि वो भी पुलिसकर्मी है, मैं भी पुलिसकर्मी हूँ, बिहार पुलिस में पुलिसकर्मी है। पुलिसकर्मी वर्दी नहीं सही पहन पाते हैं क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल पाता है। और वर्दी आपकी इज्जत है, सब कुछ है, मान सम्मान हमारी है। प्रतिष्ठा है। जिस कपड़े अगर सही नहीं रहेंगे तो हमारे मनोबल को, खाना सही नहीं मिलेगा तो मनोबल कहाँ से उठेगा, हम कहाँ से काम कर पाएंगे। वो तो अपने ही खाने और पकाने के चक्कर में बेचारे ड्यूटी करते हैं, लेकिन दिन भर यह याद रहता है कब जाएंगे तो खाना पकाएंगे, कब जाएंगे तो माने वर्दी, मौका नहीं मिल पाता है, उन लोग को भी मौका नहीं मिल पाता है। सच्चाई बात यह है कि अगर कहीं बीमार पड़ गए तो हम लोग एसोसिएशन के लोग अगर उनकी मदद नहीं करें, बिहार पुलिस अगर नहीं मदद करे, बिहार पुलिस मेन एसोसिएशन, तो उनको कोई देखने वाला भी नहीं है जे हॉस्पिटल जाएंगे अन्यथा नहीं जाएंगे। हमारे एक भी पदाधिकारी बिहार पुलिस के पदाधिकारी हैं, बिहार पुलिस के जवान अगर बीमार हो जाते हैं, कोई बड़ा रोग हो जाता है, सरकार की तरफ से आज तक कोई भी सरकार आई और गई, लेकिन यह व्यवस्था नहीं हुआ कि आप बीमार पड़ जाते हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा। वह पैसा थोड़ा बहुत जो मिलता है हम लोग के वेतन से कटौती करके वह जमा होता है, वही पैसा कल्याण कोष से दिया जाता है, उसी से हमारा इलाज होता है। लेकिन आपका तो फिर भी इलाज हो जाता है कल्याण कोष से। होमगार्ड के जवानों की बात याद करें, 6 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी करेंगे, उसके बाद आके खाना बनाएंगे, उसके बाद ड्यूटी कर पाएंगे क्या? नहीं, ड्यूटी क्या कर पाएंगे, ड्यूटी तो करते हैं मजबूरी में, अपने पेट पालने के लिए करते हैं। ड्यूटी करने लायक तो उनको बनाया कहाँ गया है, ड्यूटी कैसे करेंगे। 300 रुपये अभी मात्र महज उनको मिलते हैं। 300 रुपये इस महंगाई के ज़माने में क्या है, 300 रुपये का तो लोग भोजन कर जाते हैं एक दिन में, और उनको 300 रुपये पर 24 घंटा खटना है। नहीं, क्या ये मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? आपके पुलिस मैनुअल में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें मानवाधिकार का समझाई जाती उल्लंघन हैं। तो है ही जी, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, न हम कर सकते हैं, न हमारे वरीय। तो फिर आपका पुलिस एसोसिएशन कुछ क्यों नहीं उठ खड़ा होता अपने इन भाइयों के लिए, गरीब भाइयों के लिए जो इतनी बुरी स्थिति में काम कर रहे हैं? इन लोग को मानदेय के आधार पर अलग रखा गया, हम लोग का एसोसिएशन से अलग है। इन लोग का एसोसिएशन एक अलग है, उन लोग का एसोसिएशन अलग है। कुछ हम लोग की भी है, एसोसिएशन अलग है, लेकिन मानवता के नाते आप लोग एक हो सकते हैं, इस बात को पुरजोशी से उठा सकते हैं, लगातार बात कर सकते हैं वरीय अधिकारियों से कि इनको न्याय मिले। सुधांशु जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन वाले इनके लिए लड़े, होमगार्ड के जवानों के लिए, इनके हकूक के लिए? वो होमगार्ड के लिए क्या लड़ेंगे जब इनका भी पुलिस, आपने पिछले दिनों दिखाया था कि इनके पुलिस वाले लोग शौचालय में रह रहे हैं जी। इनके पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करते हैं। 2007 या 8 में हमारे यहाँ अकबर नगर थाने से बिल्कुल सन्नाटे में ड्यूटी लगा दिया गया था और वहाँ उग्रवादियों ने 8 राइफल लूट लिया था, जहाँ कोई उसको देखने वाला नहीं, और मैंने बाजार, बिजली, सारी चीज़ से दूर, बिल्कुल सुनसान इलाके में। तो जो अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी सुरक्षा स्वयं वो अपने नहीं कर पा रहे हैं, वो होमगार्ड के बारे में क्या आवाज़ उठाएंगे? स्वाभाविक है। और दूसरी बात मैं कहूँ, जिस तरह से एक दबंग के घर में चले जाइए या उस तरह की मानसिकता वाले लोगों के यहाँ, वहाँ बंधुआ मजदूर जिस तरह से काम करता है, अब बंधुआ मजदूर के सुख सुविधा के बारे में उसका मालिक क्यों सोचेगा? वो तो सिर्फ उसका शोषण करना जानता है, वो उससे काम लेना चाहता है कि तुमको किसी भी हालत में ये अमुक काम हमने दिया है, ये तुमको करना है। अब तुमको क्या सुविधा होती है नहीं होती है, उससे उसको कुछ नहीं सोचना। ठीक यही हालत आज बिहार सरकार की है। बिहार सरकार ने इन होमगार्ड के जवानों को बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है। बंधुआ मजदूर के रूप में जब आप इस्तेमाल करिएगा तो उसको क्या सुविधा है, उसको वर्दी है कि नहीं, उसको पेट भर रहा है कि नहीं, उसको इलाज के लिए खर्च है कि नहीं, सोने का जगह उसको है कि नहीं, वो क्यों सोचेगा? सुधांशु साहब, जो बिहार सरकार मद्य निषेध दिवस के दिन ये कहती है कि शराब नहीं पीना चाहिए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और शराब की दुकानें रेवड़ियों की तरफ बांट दी जाती हैं, फड़ दी जाती हैं, ऐसी स्थिति में आप बताएं कि वो फिर क्या सोचेगी किसी दूसरे के बारे में? इसी से मानसिकता क्लियर होता है। पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं कि कथनी और करनी में क्या फर्क है। एक तरफ आप सबको शराब मुहैया कराते जाइए, सबके गली कुचों तक आप सब शराब पहुंचा दीजिए, और उसको कहिए
कि वो स्वयं अपना जिम्मेदारी निभावे, सरकार का विरोध करे, शराब का विरोध करे। और एक तरफ से ये भी महिलाओं को, कल उनका बयान आया कि सवा करोड़ महिला अगर शराब का विरोध करेगी तो कोई सरकार कैसे बेच पाएगा। हद हो गई साहब, आप इस तरह से कर रहे हैं। आप एक व्यवसायी के, शराब व्यवसायी के रूप में आप सरकार में हैं। चलिए, ये आपने बिल्कुल मौजूद बात रखी है। बहरहाल सीधे चल रहे हैं हम न्यूज रूम, जहां मौजूद हमारे सहयोगी संजीव रॉय, उनसे सवाल यहाँ पर। संजीव, इनको हथियार पकड़ा दिया जाता है बिहार पुलिस के जवानों को, जो कि पुराने हथियार हैं। अत्याधुनिकीकरण के नाम पर यहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, पुलिस मैनुअल का पालन कराने के नाम पर शोषण कराया जा रहा है, 24 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। तो क्या इस तरह के टूटे हुए मनोबल के आधार पर ये सिमी का, इंडियन मुजाहिदीन का और नक्सलियों का सामना कर पाएंगे क्या? राहुल, देखिए, जिस तरह से बातें चल रही थी, और मैं बता दूं कि जो लोगों का कहना है, बुद्धिजीवियों का कहना है, जिस तरह से होमगार्ड की आज स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति है होमगार्ड की। उसके बाद अब बिहार पुलिस की बात उठी थी, बिहार पुलिस के जवान किस हालात में जी रहे हैं, ये हमने कई बार दिखाने की कोशिश की है। सवाल ये उठता है कि क्या इनकी जीवन शैली में कब सुधार होगा और कब बिहार पुलिस एक अच्छे बिहार पुलिस के रूप में उभरेगा। इसके लिए सबसे पहले हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति काफ़ी स्ट्रांग है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि अगर हम 2015 तक बिहार को बिजली नहीं देंगे तो हम सत्ता में नहीं आएंगे। अगर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री जी आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप बिजली से सूबे को नहा देंगे तो उस बिजली से जो हमारा बिहार है वो अगर नहा जाएगा तो उसमें लोग भी चलेंगे, और उन लोगों को सुरक्षा की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको उन लोगों के लिए, उन 10.5 करोड़ लोगों की सुरक्षा की बात करनी होगी, क्योंकि बिजली ठीक है, बिजली भी जरूरत है, लेकिन उससे पहले जरूरत है सुरक्षा की। और ऐसे में पुलिस को आपको पैसा मुहैया कराना पड़ेगा, आला अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि आखिर इस मनोबल को कैसे उठाया जाए। क्योंकि अगर आप में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आप बिजली दे सकते हैं, तो क्यों नहीं पुलिस को वो सारी सुविधा मुहैया करा सकते हैं। आप करा सकते हैं। आपको इसके लिए पैसा देना होगा। जो केंद्र से पैसा आता है, जिन योजनाओं में लगता है, वो पुलिस पे भी खर्च होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आतंकी संगठनों ने, सिमी ने और कई ऐसे संगठनों ने बिहार में अपना पांव पसारा है, और जिस तरह से कमजोर राज्य जानकर यहाँ पे पैर पसारा है, ऐसे में मुख्यमंत्री जी को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे 10.5 करोड़ जनता की सुरक्षा कैसे होगी और इसे कैसे ठीक किया जाएगा। राहुल, बिल्कुल, और ये यहाँ पर सोच जो है वो विकसित करने की ज़रूरत है, जो नहीं हो पा रही है, और इसी वजह का फ़ायदा उठा रहे हैं ये आतंकवादी और नक्सली संगठन। हमारे साथ दुखी सिंह जी लगातार बने हुए, उनके पास चलते हैं। दुखी सिंह जी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाए अगर सरकार की तरफ से, तो वैसे में स्थिति आपकी बेहतर होगी और आप ढंग से लोहा ले पाएंगे नक्सलियों से भी और साथ ही आतंकवादियों से भी? पहले तो पुलिस बल की कमी है, उसको पूरा करना होगा, फर्स्ट। दूसरा है कि हमको जो आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, वस्त्र और आवास, वह तीनों मुहैया कराना होगा। भोजन, वस्त्र और आवास, वस्त्र का तो वर्दी अलाउंस मिलता है, लेकिन वह भी कम मिलता है। आज महंगाई के ज़माने जाइए खरीदने के लिए, एक वर्दी बनाने में 2000, 2500 रुपये लगते हैं, 4000 रुपये मिलते हैं, उसमें साल भर हमको वर्दी पहनना है। वर्दी अलाउंस कम मिलता है। फिर आपको भोजन की जहाँ तक बात है, भोजन, हमारे मेस के नौकर जो हैं, भोजन मेस में अपने पुलिसकर्मी खाना बनाते हैं, अन्यथा 10,000 रुपये प्रत्येक मेस पर प्राइवेट नौकर रख करके खाना बनवाते हैं, और सरकारी नौकर तितर बितर कर दिए जाते हैं परिचारी परवर महोदय के द्वारा। परिचारी परवर जो महोदय होते हैं पुलिस लाइन के, वो सब कुछ माने जाते हैं, लेकिन वेलफेयर नहीं देखते पुलिसकर्मियों की। वो केवल यह देखते हैं जी ड्यूटी नहीं किया तो इस पर रिपोर्ट करो, इसको वेतन कटवाओ, इसका वेतन एचओ कराओ, जबकि मुख्यालय का आदेश है ये वेतन एचओ नहीं करना है। हमारे डीजीपी महोदय प्रयासरत रहते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी सही ढंग से रहें, सही ढंग से, लेकिन हमारे जो नीचे तबके के कनीय पदाधिकारी हैं, और ख़ास करके वो लोग तंग तबाह करने के नियत से पुलिसकर्मियों को तंग किया जाता है, अनुशासन के नाम पर शोषण किया जाता है। हमको जाना है ड्यूटी में 10 बजे ड्यूटी लगेगी, लेकिन हमारे कनीय पदाधिकारी जो अपना जिम्मा छोड़ाने के लिए, अपना माने मनोबल को तोड़ने के लिए पुलिसकर्मियों को सुबह भेज देंगे, बिना भोजन किए हुए पुलिसकर्मी चले गए और शाम में 6 बजे लौटेंगे, 8 बजे लौटेंगे, इसको कोई देखने वाला नहीं है।
कैसे पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं, इसको कोई देखने वाला। कोई बीमार अगर हो गया तो अगर बिहार पुलिस मेन एसोसिएशन का सदस्य उसको नहीं ले गया हॉस्पिटल तो कोई एक भी पदाधिकारी देखने तक नहीं जाते हैं। कोई भी पदाधिकारी जो है पुलिसकर्मियों को देखने तक नहीं चाहते हैं। अगर वह डेथ कर गया तो माला भी अब चढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। हमारे पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरते जा रहा है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा बिहार पुलिस के डीजीपी महोदय से, ये अपने करीय पदाधिकारियों और वरीय पदाधिकारियों को एक आदेश निकालें जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ में साथ हाथ में हाथ देकर चलें तो ही कोई कार्य संभव नहीं। हो लेकिन सकता सीधी बात यहाँ पर दुखी सिंह जी ये है कि जिस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं आप तमाम जवान पुलिसकर्मी, क्या ऐसी स्थिति के बूते आप आतंकवादियों से और नक्सलियों से लोहा ले सकते हैं क्या? लोहा तो हम लेते ही हैं जी, चाहे जिस परिस्थिति में हो। हमको लोहा लेना तो हमको आदेश मिलता है तो हमको जाना ही जाना है। नहीं जाएंगे तो नौकरी हम पेट के चलते हम जाएंगे ही। अनुशासन आदेश के पालन की बात नहीं हो रही है, आपकी क्षमता की बात हो रही है, कार्य क्षमता की बात हो रही है। कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए तो बहुत सी सुविधाओं से लैस करना होगा, जो कि हमारे यहाँ भी ड्राइवर की इतनी कमी है जो गाड़ी नहीं मिल पाती है जाने के लिए कहीं। फर्स्ट कहीं भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी बढ़ती है तो गाड़ी नहीं मिलती है, ड्राइवर नहीं मिलते हैं जिस समय से आदमी पहुंच सके वहां। नहीं, सवाल यहाँ पर यह है कि मुजफ्फरपुर में मेटल डिटेक्टर और स्वान दस्ता की क्या कुछ स्थिति है? ये दोनों बहुत जरूरी तत्व हैं आतंकवाद और इस तरह की बड़ी घटनाओं को रोकने के लिए। वहाँ 2-4 कुत्ते हैं और कोई खास सुविधा वहाँ नहीं है। बहुत सुविधाएं वहाँ तो नहीं। मेटल डिटेक्टर कितने हैं आपके पास? मेटल और ट्रेंड पुलिस वाले कितने हैं जो मेटल डिटेक्टर चला सकें? वो सभी पुलिसकर्मी मेटल डिटेक्टर जिनको कोई अतिरिक्त उसका ट्रेनिंग नहीं होता है मेटल डिटेक्टर का, खास करके वो जिस पुलिसकर्मी को दिया गया वो पुलिसकर्मी लेकर के अपना गया और सभी करीब करीब चला लेते हैं। और बम स्क्वाड की क्या स्थिति है? बम स्क्वाड वाला तो वहाँ है ही नहीं। चलिए, मुजफ्फरपुर एक ज़रूरी जोन होता है पुलिस के लिहाज से भी देखा जाए, और साथ ही अगर देखा जाए इसको कई इलाकों से अगर जोड़ा जाए तो कई जगहों की सीमा से ये सटा होने के कारण यहाँ पर आतंकवादी और नक्सली गतिविधियां देखी जाती रही हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि न उसके पास पर्याप्त ट्रेनिंग है, न उसके पास पर्याप्त हथियार हैं, और सबसे बड़ी बात मेटल डिटेक्टर, स्वान दस्ता और बम निरोधक दस्ता, ये सब ढाक के 3 पाथी साबित हो रहे हैं। सुधांशु साहब, इस तरह की कहानी अगर बिहार के कई महत्वपूर्ण शहरों में दिखाई देगी तब तो फिर आप भूल जाएं कि आतंकवाद और नक्सलवाद का सामना कर पाएंगे आप। कई शहरों में नहीं, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, सरकार के सारे पदाधिकारी बैठते हैं, प्रशासन के सारे पदाधिकारी बैठते हैं, इसके नाक के नीचे जब बम मिला गांधी मैदान में तो बम को डिफ्यूज करने का दस्ता इनके पास था क्या? अब ये बता रहे हैं एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं पुलिस विभाग में क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम लोगों ने समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देखा कि बम डिफ्यूज करने वाले इनके पास एक्सपर्ट नहीं है। इन 8 वर्षों में सुशासन में ये इनके पास एक्सपर्ट नहीं है, और बम को भी आग लगाकर विस्फोट कराकर वहां डिफ्यूज किया गया। डिफ्यूज नहीं, जिस पर एनआईए ने आपत्ति जताई। सुधांशु साहब, एनआईए ने कहा कि अगर उसको सही से डिफ्यूज किया जाता तो वो जानकारी इकट्ठा हो सकती थी कि कौन से मॉड्यूल ने किसने ये काम कराया है। लेकिन आग लगा के इसको विस्फोट कराया गया। ये स्थिति है यहाँ के सुशासन की, और ये कहते हैं कि हम विकास के रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी आपके बता रहे थे रिपोर्टर कि 2015 तक बिजली के लिए इन्होंने टारगेट रखा है और नहीं तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, स्मरण कराना चाहता हूं, 2015 तक सिर्फ बिजली की बात ही नहीं, विधानसभा में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खड़ा होकर कहा था कि 2015 तक हम इस सूबे को, बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। सिर्फ बिजली की बात नहीं थी, पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे, ये उनकी घोषणा थी। और उनके घोषणा पर विधानसभा में खड़े होकर हमने भी वक्तव्य अपना दिया था। और आज क्या स्थिति है, ये आधुनिकीकरण या पूर्ण विकसित राज्य बनाने के तरफ जो हमारा सुरक्षा का व्यवस्था है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस बल के आज भी
पुलिस जितनी भी है, उसके पास जितनी भी सुविधाएं हैं, इसके बावजूद वो सक्षम है किसी भी घटना को रोकने के लिए, बस कहीं भी मनोबल कार्रवाई चाहिए। बिल्कुल करने सही के कहा लिए। आपने। लेकिन संजीव सरकार रॉय हमारे करती साथ क्या बने है? हुए हैं न्यूज़ रूम से। नहीं, संजीव रॉय के मैं पास और चलते हैं कहना हम यहाँ चाहता हूँ, पर। एक मिनट और कहना चाहता हूँ कि इसी पटने में जब कई अपराधियों के पीछे पुलिस पड़ी, जो नकली सामान आते हैं मार्केट में, नकली दवाइयां तक आती है, उस पर जब छापे पड़ते हैं और पुलिस पदाधिकारी एक्टिव होता है तो उसको दंडित किया जाता है, उसको वहां से हटा दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इस तरह से पुलिस का मनोबल, पदाधिकारियों का मनोबल गिराया जाता है इस सुशासन में, और ये कहते हैं कि हम इस व्यवस्था के तहत संजीव रॉय, इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेवार है आखिरकार? जब पुलिस के अधिकारी काम करना चाहते हैं ईमानदारी से, कई खेप पकड़ते हैं ऐसी नकली सामानों की जिनसे खतरा है, जनसाधारण की जान को नुकसान होता है, उन लोगों का तबादला कर दिया जाता है, और इसके बाद आप सुशासन की बात करते हैं। राहुल, देखिए जिस तरह से बातें परिचर्चा में थी कि ऐसे लोगों का तबादला कर दिया था, निश्चित तौर पर ऐसे जो ईमानदार अफसर्स हैं, जो पुलिस अफसर्स हैं, वो कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप होता है जिसके कारण वो सिमट जाते हैं और उनका मनोबल गिरता है। और वैसी परिस्थिति में जो हमारे कनीय पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको भी आगे लाना होगा, और ये इन सारी बातों पर सरकार को सोचना होगा, समझना पड़ेगा, और बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा कि आखिर क्यों और कैसे और कब इस स्थिति में सुधार होगा, और जिस तरह से आतंकी अपना पैर फैला रहे हैं बिहार में, उसे किस तरह से समेटा जाए, यहां से खदेड़ा जाए, भगाया जाए और उस पर रोक लगाया जाए। ये सारी चीजें सरकार पर डिपेंड करती है, और सरकार ही सब कुछ सरकार पर यहां पर निर्भर करता है। इस मामले को देखते हुए दुखी सिंह साहब क्या कहेंगे? आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, कैसे सुधार होगा पुलिस में? पुलिस का मनोबल और सुधार के लिए सरकार को, हमारे वरीय पदाधिकारियों को, जमीनी तबके से, जो नीचे तबके के पुलिसकर्मी, जो जिनकी बल पर व्यवस्था है, व्यवस्था वरीय पदाधिकारियों को आदेश केवल चलता है, लेकिन व्यवस्था तो सिपाही और हवलदार और नीचे तबके के पुलिसकर्मी लड़ते हैं और जाते हैं हर जगह। जब तक हमारे वरीय पदाधिकारी उनको उन पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए साथ साथ रहना होगा, और साथ साथ रहने के बाद व्यवस्था, और उनका व्यवस्था जो है भोजन वस्त्र आवास का करना होगा, क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी, जो आदमी सुबह से शाम तक खड़ा रह जाएगा भूखे हुए, वह क्या ड्यूटी कर सकता है? बिल्कुल, ये सही सवाल आपने यहाँ पर उठाया। सुधांशु जी, आपकी भी अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि वाकई आप सुधार करना चाहते हैं तो इस बिहार के, अगर आतंकवादी घटनाओं को रोकना चाहते हैं और बिहार को आतंकवाद का गढ़ बनने से रोकना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराइए, उसके बीच जाइए, उसकी बात को सुनिए, और उसका समाधान कैसे निकल सकता है, आप सरकार में बैठ के पूरी तरह से उस पर कंसंट्रेट होइए। न कि आपने जो कहा कि पुलिस को मनोबल बढ़ाने के लिए मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन आपने कहा कि जो पैसे खर्च होते हैं वो टाइल्स लगाने में, ऑफिसर के पर्दे लगाने में, उसके रूम को एसी बनाने में, तो ये व्यवस्था में अगर इस तरह से पैसे खर्च होंगे, पुलिस को आधुनिकीकरण के लिए उसके पुराने जमाने, अंग्रेज के जमाने के 303 को नहीं बदला जाएगा, उसके पास मेटल डिटेक्टर पूरी तरह से नहीं दिया जाएगा, तो इन स्थितियों में फिर इस तरह की बात करना बेईमानी हो जाएगी, बेईमानी होगी, और ये बिल्कुल ये आंखों में धूल झोंकने की बात। चलिए, आंखों में धूल झोंकने की बात यहां पर होगी अगर सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जाएंगी और इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी जिसमें पुलिस प्रशासन को हमेशा आतंकवादी और नक्सलियों से लोहा लेते रहना है। तो ऐसे में उन्हें पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हुए सोचना होगा आला अधिकारियों को कि कैसे सब कुछ कंट्रोल में रखें, कैसे संसाधन मुहैया कराएं, अपरिहार्य संसाधन, ताकि जो स्थिति है वो प्रतिकूल ना हो बल्कि अनुकूल हो और इन लोगों का सफाया हो सके, आतंकवादी और नक्सली संगठनों का। बहरहाल आप तमाम मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुखी सिंह आपका भी, डॉक्टर सुधांशु शेखर आपका भी, और संजीव रॉय आपका न्यूज़ रूम से जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल आर्यन अभियान में यही है कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जिस तरह से कनीय अधिकारी पुलिस के जवानों का शोषण कर रहे हैं, जिस तरह से उनसे 24 घंटे ड्यूटी ली जा रही है और उन्हें खाना, कपड़ा लत्ता और हथियार के जो साधन है वो पुराने मुहैया कराए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में बिहार राज्य की सुरक्षा भगवान भरोसे ही लगती है, झारखंड की सुरक्षा भगवान भरोसे ही लगती है। अब देखना यह है कि पुलिस मैनुअल के मुताबिक कब तक पुलिस का रिफॉर्म होता है या नहीं हो पाता है। आर्यन अभियान में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।